हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अनदर एपिसोड ऑफ एक्सपर्ट टॉक्स। और आज हमारे साथ हैं लीडिंग साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शौर्य, हु इज़ ए लीडिंग साइकोलॉजिस्ट इन यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन। और आज हम इनसे बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हमारी सोसाइटी में आज की डेट में प्रिवेल कर रहे हैं, और इनसे जानकारी लेंगे कि कैसे लोगों को क्या क्या साइकोलॉजिकल इशू होते हैं और उनको कैसे हैंडल किया जाए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। वेलकम टू आवर एपिसोड ऑफ एक्सपर्ट टॉक। तो सर, पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा आपसे कि लोगों में साइकोलॉजी को लेकर क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं। तो अगर मैं मिसकंसेप्शंस की बात करूं तो लोगों को बस ये लगता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ही होते हैं, लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन। लेकिन साइकोलॉजी इससे आगे बढ़ के है। साइकोलॉजी इज वे बियॉन्ड दिस। इट इज़ अबाउट बिहेवियरल पैटर्न्स, इमोशनल पैटर्न्स, हाउ यू बिहेव, हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू सी थिंग्स, हाउ यू परसीव थिंग्स इन योर डेली लाइफ। दिस इज व्हाट साइकोलॉजिकल इज। व्हेयरएज लोगों को लगता है कि हमें सिर्फ एंजाइटी के बारे में पता है, डिप्रेशन के बारे में पता है, इन सब चीज़ों के बारे सिर्फ उसको एक बीमारी, डिजीज एस्पेक्ट से देखते हैं। में। लेकिन साइकोलॉजी इज वे बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड दिस थिंग्स। बियॉन्ड दिस थिंग्स। तो सर, जैसे ये सोसाइटी में एक सोशल स्टिग्मा है इस चीज़ को लेकर कि अगर मेरा कोई ऐसा साइकोलॉजिकल पैटर्न बन रहा है या मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे ये साइकोलॉजिकल इशू आ रहा है, तब भी मैं डॉक्टर के पास जाने से हेजिटेट कर रहा हूँ, हिचकिचा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, लोग मुझे ये समझेंगे मुझे कोई मेंटल डिसऑर्डर है, कि जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिजीज़ है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को इस चीज़ को लेकर कैसे आगे आकर डॉक्टर से मिलना चाहिए रादर देन ये सोचने के। तो ये जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर या फिर मेंटल हेल्थ इशू का जो स्टिग्मा है, ये हमें ब्रेक करने का एक ही तरीका है कि वी हैव टू कम्युनिकेट, वी हैव टू टॉक, वी हैव टू डिस्कस, मे बी विद द फैमिली मेम्बर्स, मे बी विद सम ऑफ आवर फ्रेंड्स, और मे बी विद समवन दैट वी आर क्लोज टू। एंड देन जिनसे वो बात कर रहे हैं या जिनको भी वो बता रहे हैं, उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यार आई थिंक यू शुड सीक समवन, सम प्रोफेशनल हेल्प वगैरह आपको लेनी चाहिए। कुछ एक यार साइकोलॉजिस्ट से मिल लो या फिर एक साइकेट्रिस्ट से मिल लो, और मे बी टॉक टू समवन हु इज़ अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। तो जब तक वो उनसे बात नहीं करेंगे, जब तक वो अवेयरनेस नहीं आएगी, तब तक ये हम चीज़ को आगे बढ़ा नहीं सकते। बट वो लोग जो लेबल है ना कि मुझे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को दिखाना है, तो सोसाइटी उससे बड़ा भागती है कि मैं एज अ मेंटल हेल्थ पेशेंट नहीं दिखना चाहता सोसाइटी के अंदर, कि उससे गलत इंप्रेशन जाएगा कि मुझे कुछ है सिम्टम्स ऐसे। तो ये सही है या गलत है? ऐसा ये बहुत गलत चीज़ है। लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जैसे लोगों को बुखार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, गले में दर्द होता है डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सेम ऐसी मेंटल इलनेस है। इट्स ओके, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ऐसी कोई बहुत गलत चीज़ नहीं हुई आपके साथ, ये नॉर्मल चीज़ है, हार्मोनल डिसबैलेंस है, केमिकल फंक्शनिंग डिसबैलेंस, इट्स ओके। हम लोग उस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम मेडिकेशन शुरू कर सकते हैं, मे बी हम थेरेपी से उसको ठीक कर सकते हैं। इट्स अ कलेक्टिव प्रोसेस। तो एक साइकेट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट दोनों एक कलेक्टिवली काम करते हैं इस चीज़ पर। एक मेडिसिन के थ्रू हेल्प करता है, एक थेरेपी के थ्रू हेल्प करता है, जिससे कि हम लोग एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देख पाएँ अपने पेशेंट्स में, कि वो उस चीज़ से बेटर हो पा रहे हैं, या वो स्ट्रेसर से वो कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो डिसऑर्डर से वो बाहर निकल पा रहे हैं, वो अपने आप को लाइफ को मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, और ये कोई गलत नहीं है। इट इज़ ओके टू हैव मेंटल हेल्थ इशू, इट इज़ वेरी मच ओके। इसमें हम कुछ सही गलत नहीं बता सकते हैं। तो सर, जैसे हमारा एक है ना सोसाइटी में बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे फीवर होता है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर ने मुझे फीवर की मेडिसिन दी, मैं ठीक हो गया। लेकिन अगर मुझे कोई साइकोलॉजिकल इशू है, तो अगर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो डॉक्टर सिर्फ मेरी काउंसलिंग करेगा, मुझसे बात करेगा। तो ऐसी बात तो मैं अपने फ्रेंड से भी कर सकता हूँ, अपने घर वालों से भी कर सकता हूँ। तो मुझे डॉक्टर की नीड क्या है? तो ये जो मिसकंसेप्शन है या फिर एक वे ऑफ डिलीवरिंग है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आप एक प्रोफेशनल के पास जाएंगे, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाएंगे, तो हमारी 5-7 साल की पढ़ाई होती है, उसमें हमें सिखाया जाता है कि आपको पेशेंट के साथ कैसे डील करना है। तो गिविंग द पेशेंट एक सेफ स्पेस कि यू कैन टॉक वट एवर यू वांट टू टॉक अबाउट, एंड देन गिविंग अ पेशेंट एम्पैथी, जिसको हम कहते हैं कि पेशेंट को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना कि वो किस चीज़ से डील कर रहा है, कैसे डील कर रहा है, एंड देन गिविंग दैट एनवायरनमेंट
एक वार्मथ जिसको हम कहते हैं पेशेंट को देना, जिससे कि वो ओपन अप हो सके, बात कर सके। एंड देन उसके बाद में हमारा एक साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है पूरा, जिसमें हम केस हिस्ट्री लेते हैं, एमएससी वगैरह लेते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो दिस वे ऑफ क्वेश्चनिंग, हमारी भी वे ऑफ क्वेश्चनिंग, हमारी भी वे ऑफ इवैल्यूएशन और उनकी भी तरफ से जो इनपुट्स आते हैं, तो उससे एक वो स्ट्रीमलाइन हो जाती है चीज़ें। एंड देन फर्स्ट सेशन में वी कैन टॉक अबाउट थेरेपी गोल्स, कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी का अगर ब्रेकअप हुआ तो हम उस ब्रेकअप से कैसे बाहर निकलना है, उस ग्रीफ से कैसे बाहर निकलना है, उस लॉस से कैसे बाहर निकलना है, एंड कैसे अपनी लाइफ को एक कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ाना है। एंड देन अगर मान लो एंगर मैनेजमेंट या फिर एंगर इश्यूज़ हैं, तो हम एंगर मैनेजमेंट पे कैसे काम कर सकते हैं, कैसे हम उस एंगर को चैनल कर सकते हैं टू अ बेटर वे और मे बी टू अ प्रोडक्टिव वे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उनको बताते हैं, उनके साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, एंड ये एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप चलता है। इट इज़ नॉट लाइक कि मैं अपने दोस्त यार से बात कर रहा हूँ कि भाई ऐसा हो गया, भाई वैसा हो गया। आपके सामने वो ओपन अप हो Open सकता up है, बिना ये सोचे कि आप उसको जज नहीं करेंगे। या उसके बारे में किसी से बात करेंगे। हाँ, एक रैपो रिपोर्ट बन जाती है हमारी, उसके बाद हम उसको कंफर्टेबल फील कराते हैं कि अब तेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैटर कर रहा है मेरे लिए, तब वो ओपन अप हो जाएगा। एक प्रोफेशनल वे में ओपन अप कराना, और ऐसा नहीं है कि उसको अपना दोस्त बना लिया कि यार तू अपने भाई जैसा जो बोलना है बोले, ऐसा कुछ नहीं, बट एक प्रोफेशनल कि हम कैसे उसको ईज आउट कर सकते हैं, कैसे उसकी चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसे हम उसका ग्रोथ बेटरमेंट कर सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज और थी, जैसे आजकल जो यंग जनरेशन पर या फिर यंग जनरेशन नहीं कहूंगा, आजकल हर एक आदमी सोशल मीडिया से इतना इन्फ्लुएंस्ड है, इतना एडिक्टेड है कि जैसे अगर रील देखने बैठ जाओ तो 2-2 घंटे रील ही देखते हैं। या बहुत सारे यंग जनरेशन ऐसी है जो जिनका स्लीप पैटर्न ही ऐसा हो गया कि वो सो ही रात को 2 बजे रहे हैं, 3 बजे रहे हैं, क्योंकि उनका इतना मैक्सिमम टाइम सोशल मीडिया पे बीत रहा है। तो सर इस चीज का कैसा इन्फ्लुएंस है आज की डेट में? मतलब दोनों ही एस्पेक्ट हैं, गुड और बैड दोनों। तो मैं इसलिए आपसे इस बारे में तो मैं आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन पहले आंसर करता हूँ कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या है। तो सोशल मीडिया हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है, मानो या ना मानो। अगर कोई बाहर भी होगा तो वो भी शायद फ़ोन पे कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा, राइट। तो एक हमारा डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है, तो एक्सेप्टेंस तो वो करनी पड़ती है। एंड देन सेकंड चीज़ ये है कि सोशल मीडिया के भी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं कि एक लाइक माइंडेड लोग मिल सकते हैं एक जगह पे, वो एक कम्युनिटी को फॉलो कर सकते हैं, या फिर एक हमको नॉलेज मिलती है कि ओके यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे ऐसा चल रहा है, राइट। और हमें पता चलता है कि वर्ल्ड वाइड में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो एक वो इंफॉर्मेशन, नॉलेज, कनेक्टिविटी, ये चीज़ें हो जाती हैं। नेगेटिव इसके ये है कि जब ये चीज़ें हमारे को अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है, जैसे कि राइट, जैसे कि हमें लोगों का सक्सेस देखते हैं हम, तो हमें चिढ़ मचने लग जाती है कि यार इसने तो ये सब कर लिया, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा ज़िंदगी में, राइट। या फिर जब हम इंटरनेट स्क्रॉल करते हैं या फिर कुछ अलग चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये तो ऐसा कैसे हो रहा है, या उसका मतलब ऐसा होता है कि अगर जैसे आप लोगों ने सुना होगा कोविड में लोगों ने बोला था कि हम टीवी नहीं देखेंगे, जब भी हम टीवी खोल रहे हैं यार इतने डेथ्स हो गई, या इतना पेशेंट फ्लो है, या फिर हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, तो वो उनको नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा था कि हमें ऐसा ना हो जाए, हमारे साथ ऐसा ना, फिर भी बीमारी जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं उनको पास। तो ये जब वो चीज़ें बियॉन्ड चली जाती हैं, देन इट टेक्स अ नेगेटिव टर्न। These are the positives and negatives of social media. Social media is good and also bad when you are up to the mark, when you are taking care of your personal life, social media life, your professional life, and then your family, everything. जब वो चीज़ें ऑर्डर में चल रही हैं तो इट इज़ गुड, और जब वो चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई then it is negative. And then अगर हम स्लीप की बात करें तो ये तो आजकल बहुत कॉमन है, एंड आई सी पेशेंट्स जो कि मतलब पेरेंट्स उनके कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा तो रात भर फ़ोन स्क्रॉल कर रहा है, बिना आईपैड लिए या फिर बिना लैपटॉप देखे खाना नहीं खाता, कुछ चाहिए इसको देखने के लिए, ऐसा। तो इसमें मैं स्लीप हाइजीन की बात करना चाहूँगा इस चीज़ में कि जब हम सोने जाते हैं या सोने से जब हमने सोचा है कि चलो रात को 11 बजे सोते हैं, तो 10 बजे से ही वो एक्टिविटी हमें शुरू कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। अपना बेडरूम जो है, तो अपने बेड को बेड की तरह ही लें, बेड पे और कोई एक्टिविटी ना करें। लोग क्या करते हैं, बेड पे खाना खाते हैं, अच्छा ठीक है, लोग क्या करते हैं, बेड पे ही अपना लैपटॉप देखते हैं, रोज इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, बेड पे स्टडी कर रहे हैं, बेड पे कर रहे हैं स्टडी भी। तो वो चीज़ें अवॉइड करके हम
जो डेजिग्नेटेड जगह है वो करते हैं। अच्छा, स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा स्टडी टेबल पे कर लिया, लैपटॉप वगैरह अपना लैपटॉप टेबल पे कर लिया, तो बेड को एज अ बेड, ठीक है। देन देयर इज अनदर थिंग विच इज़ लाइट, राइट। अगर हम सोने जा रहे हैं तो बिल्कुल डार्क, बिल्कुल बहुत अच्छी नींद आती है, राइट। एंड देन उसके साथ में अगर हम एनवायरनमेंट की और बात करें तो फिर रात को बिना फ़ोन लिए जाना इज़ बेस्ट थिंग। कि लोग क्या करते हैं कि तकिए के नीचे ही फ़ोन रख देते हैं कि सुबह अलार्म बजेगा तो उठ जाएंगे, बट वो जो वेव्स होती हैं वो तो इफेक्ट कर ही रही है ना कहीं ना कहीं। तो इट्स बेटर दैट आप फ़ोन को थोड़ा दूर साइड टेबल पे रख दें, या फिर ऐसा कहीं ऐसी जगह पे रख दें जो आपकी रीच में भी है लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए। डिस्टेंस। जैसे आजकल लोग ये कहने लग गए हैं कि भी सोने से पहले आपको स्क्रीन टाइम नहीं रखना है, मिनिमम रखना है, ताकि आप एक बेटर स्लीप ले पाओ। तो ये हम एनवायरमेंटल कर सकते हैं। अब उससे पहले हम अपनी बॉडी को भी, कभी कभी ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं कि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से मिले होंगे, यार मैं सोने तो 11 बजे चला जाता हूँ, नींद मेरे को 1 बजे आती है। हाँ, बहुत अच्छा ऐसा होता है, सबके साथ हो रहा है आजकल। तो उससे पहले भी हमको अपनी बॉडी को रेडी करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग जर्नल राइटिंग कर सकते हैं। मे बी वी कैन राइट आवर डे कि भाई आज सुबह से मैंने ये करा, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज मे बी वी कैन प्रैक्टिस सम माइंडफुलनेस टेक्निक्स, या हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि JPMR है, वो बहुत कॉमन है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी हर बॉडी मसल्स को हम टाइट करते हैं 5 सेकंड के लिए और फिर रिलैक्स करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बॉडी का ब्लड फ्लो बढ़ता है, वो जो बॉडी में स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो जाता है वो धीरे धीरे रिलीज हो जाता है। तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली एक रिलैक्स, एक अच्छे स्टेट में जाके हमको नींद बहुत अच्छी आती है। तो स्लीप इज मोर ऑफ क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी, राइट। अगर आप 6 घंटे 7 घंटे के लिए भी सो रहे हैं और आपकी नींद बहुत अच्छी है तो आपका नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे तो यू विल फील बेटर। अच्छा सर, इसमें जैसे प्रॉपर ब्रीदिंग और मेडिटेशन का कितना रोल है? JPMR जैसे मैंने आपको बताया वो मसल रिलैक्सेशन है। अगर हम ब्रीदिंग मेडिटेशन की बात करें तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप पीछे एक लो म्यूजिक में आपको चला दें और फिर यू ट्राई टू रिलैक्स, यू ट्राई टू फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, फोकस ऑन योर लंग्स, फोकस ऑन योर स्टमक, फोकस ऑन योर डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स। ये हम कर सकते हैं। एक टेक्निक होती है 4-7-8 टेक्निक। हम 4 सेकंड के लिए इनहेल करते हैं, 7 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं और 8 सेकंड के लिए एक्सहेल करते हैं। अच्छा। और इसमें क्या होता है कि हमारा फोकस सारा ब्रीदिंग पे रहना चाहिए। थॉट्स आ रहे हैं, आने देते हैं, कोई बात नहीं, बट लेट देम प्रोसेस थ्रू ब्रीदिंग ओनली। तो उससे क्या होता है कि बॉडी और रिलैक्स होती है, माइंड रिलैक्स होता है और फिर नींद बहुत अच्छी आती है। और रात को कैफीन लेना या फिर रात को अल्कोहल लेना इज अ बिग नो। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात को सोने से पहले कॉफ़ी पीते हैं। अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली होटल इंडस्ट्रीज़ की, कुछ मेरे फ्रेंड्स होटल इंडस्ट्री में, तो वो रात को शिफ्ट ख़त्म कर रहे हैं 10 बजे 12 बजे, उसके बाद घर आ रहे हैं, जनरली वो डिनर करके आते हैं, बट सोने से पहले उनको कॉफ़ी या चाय चाहिए। तो उसमें कैफीन होता है, दोनों में कैफीन होता है। और कैफीन हमारा समझो दुश्मन है नींद का। वो ब्लॉक करता है हमारी स्लीप को। वो सर लोगों की तो बहुत सारों की परसेप्शन ये है कि चाय कॉफी उनकी स्ट्रेस रिलीज कर रही है। वो उनका वो कोपिंग मैकेनिज्म बन चुका है कि जब तक मैं चाय ना पीऊं या जब तक मैं कॉफी ना पीऊं मेरे को नींद नहीं आएगी। तो वो पैटर्न वी कैन ब्रेक दैट पैटर्न। बायोलॉजिकली उल्टा हो रहा है, राइट। तो हम लोग अगेंस्ट काम कर रहे हैं, हमें सोना है बट हम ना सोने वाली चीज़ खा रहे हैं या पी रहे हैं, तो नींद पूरी नहीं होगी। तो शौर्य सर, जैसे अभी हमने बात की कि कैसे हमारी सोसाइटी सोशल मीडिया से इतनी अफेक्टेड है। एक और चीज़ है जो सर आजकल यंग जनरेशन में बहुत देखने को मिल रही है, वो है रिलेशनशिप इश्यूज। कि बहुत जल्दी रिलेशनशिप बनना, फिर उनका ब्रेकअप होना, और उसके बाद या फिर जैसे यंग जनरेशन में आजकल जो टर्म यूज होती हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो अब फिर वो ब्रेकअप होते हैं, फिर वो लोनलीनेस फील होती है, फिर वो मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, और यह सारी चीज़ें उनको बहुत अफेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से उनकी डेली लाइफ, सोशल लाइफ, उनकी स्टडीज़ या उनका वर्क सब कुछ ही अफेक्ट हो रहा है। तो सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो जैसे हम लोगों ने अभी सोशल मीडिया की बात करी थी, आजकल रिलेशनशिप भी काफ़ी सारे वहीं पर ही बन रहे हैं, वहीं बिगड़ रहे हैं, वही हो रहा है। आजकल काफ़ी सारे डेटिंग ऐप्स और काफ़ी सारे मीटअप ऐप्स भी आ गए हैं। तो वो जो रिलेशनशिप का जो वो एस्पेक्ट होता है ना कि एक ग्रोथ देखना साथ में, एक साथ में चीज़ों को
साथ में चीज़ों के ढलना या फिर एडजस्ट करना, करना। इंटेलिजेंस है जो, Yes, ट्रस्ट है, वो सब ट्रस्ट है, और एक इंडिविजुअल ग्रोथ भी है कि ठीक है मैं ये कर रहा हूँ, मेरे को ये करना पसंद है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, तेरे को ये करना पसंद है, तू ये कर रही है तू कर, लेकिन साथ में रहकर हम एक कलेक्टिवली ग्रोथ करें, एक दूसरे को सपोर्ट समझ करें। करते हैं। राइट। तो ये सब चीज़ें अभी थोड़ा व्हाट वी सी इज मिसिंग है थोड़ा सा, या कह सकते हैं बहुत फास्ट हो रहा है, ये बहुत राइट। डेवलप ही नहीं हो पा रहा। जो लव अफेक्शन जो होना चाहिए वो डेवलप ही नहीं है, और वो कंक्लूजन पे जाता है और वो ब्लास्ट हो जाती है चीज़ें। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो आपको बाहर से तो बहुत अच्छी लगेगी कि अच्छा ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, वाओ, बट व्हाट इज बीनीथ द पर्सन वी डोंट नो, अनटिल अनलेस वी डोंट मीट, वी डोंट टॉक। तो सोशल मीडिया पे तो तूने स्पाइक्स बनाए थे, तू तो चश्मे पहन के इतना अच्छा लग रहा था, अब जब मैं तुझसे मिलने आई हूँ तो तू तो यार इतना डीप आदमी है, तू तो इतना परेशान है, तू तो ऐसा है। तो वहाँ पे वो ट्रस्ट ब्रेक होना, वहाँ पे वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होना, इश्यूज होना, वो शुरू होते हैं धीरे धीरे। मतलब सोशल मीडिया ने वो एक मतलब इमेजनरी हाइप वाली इमेज बना दी है, जब वो रियलिटी में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब वो ब्रेक हो जाता है सारी चीज़ें। और सबसे ज़्यादा हम रिलेशनशिप टेस्ट जिसको हम कहते हैं वो ये कहते हैं कि आप प्रॉब्लम में बंदा या बंदी कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ तो जो मेरे साथ में है वो क्या वो मेरे को ताने मार रही है कि यार तू ऐसे कैसे कर सकता है, तू तो ऐसा है ही नहीं, तू तो ऐसा था ही नहीं, तू तो ये गलती है, वो गलती है, या वो मेरे को सपोर्ट कर रही है कि यार कोई बात नहीं, जैसा भी है हम लोग साथ में आगे ग्रो करेंगे, हम साथ में देखते हैं इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो एडवर्स सिचुएशंस में कैसे तुम लोग हैंडल कर रहे हो चीज़ों को, कैसे तुम लोग चीज़ों के साथ एडजस्ट कर रहे हो, कैसे तुम एक दूसरे का साथ देकर चीज़ों को सही कर रहे हो, तो वो ये सब चीज़ें रिलेशनशिप में मैटर करती हैं। मतलब सोशल मीडिया काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है यहाँ। राइट, काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो व्हाट इज़ टॉक्सिक? टॉक्सिक अपने में ही एक वर्ड है, जहरीला, ठीक है, जानलेवा, जहरीला टाइप। तो अब अगर हम टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात करें तो जिसमें हम बोलते हैं मैनिपुलेशन, जिसमें हम बोलते हैं वायलेंस, जिसमें हम बोलते हैं एग्रेशन, जिसमें हम बोलते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को बांध दिया गया है, आई वॉन्ट टू गो आउट बट मैं जा नहीं सकती बिकॉज दैट पर्सन इज यू नो इज सो मच कॉन्स्टेंट, इज सो मच देयर, सो मच कंट्रोलिंग, Dominating. डोमिनेटिंग। कंट्रोलिंग। अगर मैं जाऊँ भी तो क्या बोल के जाऊँ, ये मेरे को यार कुछ ऐसा वैसा ना कर ले या अपने साथ ऐसा कुछ बुरा ना कर ले, तो वो बंदा इमोशनली साइकोलॉजिकली बाइंड हो जाता है। राइट, वो नहीं कर पाता जो वो करना चाहता है। राइट, वो उसको लगता है कि जो ये कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक कह रहा है वो द पर्सन गेट्स डोमिनेटेड। उसको लगता है कि नहीं यार ये ही ठीक है, मैं शायद मेरी गलती थी या मैं ही गलत हूँ या मेरे को लगता है कि मेरे में प्रॉब्लम है, वो तो बिल्कुल ठीक है। मैं अब मेरा परसेप्शन गलत आ रहा है इस टाइम, ये सही है। तो वो उसको हम टॉक्सिक रिलेशनशिप कहते हैं, जिसमें दोनों ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, दोनों छोड़ भी नहीं रहे हैं एक दूसरे को, बस है उसमें एक रिलेशनशिप में है और वो घुट घुट के जीना जिसको हम कहते हैं ना, वो चल रहा है। बात बात पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, बात बात पे रोना धोना हो रहा है, बात बात पे एक स्ट्रेस आ रहा है कि अगर मान लो अगर बॉयफ्रेंड का या उसका फ़ोन भी आया तो डर लगने लगा कि यार अब क्या बोलेगा, ये डांटे ना, कुछ बोले ना, मैं तो यहाँ आई हूँ, मैं उससे छुप के आई हूँ या मैं आया हूँ। राइट, तो ये सब चीज़ें एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का पार्ट है। दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो सर काउंसलिंग कैसे हेल्प करती है इसमें? तो सबसे पहले अगर इंसान को रियलाइज़ हो गया कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो दे कैन रीच आउट टू अ साइकोलॉजिस्ट और टू अ काउंसलर, थेरेपिस्ट। हम फिर उनका रिलेशनशिप पैटर्न जो चल रहा है, कैसे रिलेशनशिप पैटर्न है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम उसको काउंटर करते हैं। एंड देन हम क्वेश्चनिंग करके, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग करके हम उनसे पूछते हैं कि वो रिलेशनशिप में क्यों है, क्या चल रहा है, ऐसा क्या आपको उससे इमोशनल नीड्स पूरी हो रही हैं या बेसिक नीड्स को ऐसी पूरी हो रही हैं जिससे कि आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो पर छोड़ नहीं पा रहे हो, ऐसा वाला चल रहा है। तो हम लोग ऐसी क्वेश्चनिंग करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, उनकी चीज़ों को देखते हैं एंड देन उनका पैटर्न देखते हैं कि कैसा चलता आ रहा है। हाँ, कौन कंट्रोलिंग या डोमिनेटिंग ज़्यादा है। ऐसा भी होता है कि किसी की लाइफ में पहले से ही मे बी कुछ चीज़ें हों और ये उस चीज़ को और बढ़ा रही हो, तो उसकी वजह से वो और ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, तो इसलिए हम वो पैटर्न ब्रेक करते हैं। मतलब प्रीवियस जो ट्रॉमास वगैरह वो भी इफेक्ट करते हैं। बहुत इफेक्ट करते हैं इन सब चीज़ों जैसे पर्सन बिहेवियर है, किसी का पुराना बिहेवियर उसका वो चेंज नहीं होगा, बट वो नई रिलेशनशिप में आया तो वो उसके इंप्रेशंस लेके आएगा। राइट। तो ये सब चीज़ें होती हैं और यही सब चीज़ों को हम काउंटर करते हैं, यही सब चीज़ों को हम क्वेश्चनिंग करते हैं, यही सब चीज़ों को हम उनको समझाते हैं। वो लोग खुद अपने ऑप्शंस लेकर आते हैं हमारे पास में कि सर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, वो सजेस्ट करते हैं ऑप्शंस को। राइट। तो काउंसलिंग थेरेपी का यही है, वी जस्ट हेल्प देम क्वेश्चनिंग देयर ओन बिलीव्स
देयर ओन थॉट, देयर ओन पैटर्न ऑफ लाइफ। और फिर वो जब वो लोग चीज़ समझते हैं, पेशेंट ये चीज़ समझते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ऑप्शंस के साथ आते हैं कि सर हम ये कर सकते हैं, सर हम ऐसे कर सकते हैं, सर हम वैसे कर सकते हैं, सर हम इस पॉइंट तक जा सकते हैं। इसी को ही हम गोल डायरेक्टेड या फिर गोल बनाना हम कहते हैं कि हम कैसे एक पर्टिकुलर गोल पे जा सकते हैं। अगर जैसे कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ लेकर आया तो उसने बोला कि सर मेरे को रिलेशनशिप में नहीं रहना, मैं नहीं रह सकती हूँ या सकता हूँ, मैं अब छोड़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ बेटर इंडिविजुअल। तो ये गोल बन गया है, टू बी अ बेटर इंडिविजुअल, आई वांट टू लीव द रिलेशनशिप, आई वांट टू बी समवन बेटर, आई डोंट वांट टू बी विद हिम। तो हम फिर उस गोल के टूवर्ड्स काम करते हैं। तो सर कितने काउंसलिंग सेशन या थेरेपी सेशन, मतलब वैसे टेंटेटिव, क्योंकि ये तो केस टू केस भी डिफर कर जाता होगा, बट वैसे कितने काउंसलिंग सेशन में ऐसा हो जाता है कि आपको ये या पेशेंट को ये लगने लगे कि हाँ अब उसको फ़ायदा हो रहा है, अब वो ठीक डायरेक्शन में जा रहा है? आप देखिए, काउंसलिंग सेशन, थेरेपी सेशन जिसको हम कहते हैं, वो अगर हम इस रिलेशनशिप की बात करें तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हमें कपल रिलेशनशिप भी करना पड़े, कपल काउंसलिंग भी करनी पड़े, या फिर दोनों ही काउंसलिंग करनी पड़े, या इंडिविजुअल को देखना पड़े। तो मिनिमम आई थिंक 5 to 10 सेशंस में एक क्लैरिटी, एक गोल जिसको हम कहते हैं, उसकी तरफ से बंदा चलना शुरू हो जाता है। और इसकी कितनी ड्यूरेशन होती है सर, जैसे एक सेशन की? ये सेशन हमारा होता है 1 आवर का, जिसमें हम 45 मिनट्स हम लोग बात करते हैं, एंड देन मे बी 15 मिनट्स हम कुछ रिलैक्सेशन, होमवर्क, या फिर टूवर्ड्स हम नेक्स्ट सेशन हम क्या करेंगे, वो सब चीज़ें हम बात करते हैं। तो 45 मिनट्स टू 1 आवर का एक सेशन चलता है काउंसलिंग का, थेरेपी का जिसको हम कहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की डॉक्टर शौर्य से, और आज हमने जाना कि कैसे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लोग आज की डेट में फेस कर रहे हैं सोसाइटी में, उनसे कैसे डील किया जाए, और कैसे इस स्टिग्मा को दूर किया जाए कि अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। सेम जैसे आपको कोई फिजिकल डिजीज होती है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, खांसी के लिए, जुकाम के लिए, बुखार के लिए, तो ऐसे ही आपको डॉक्टर के पास रीच आउट करना है। और शौर्य सर, बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप लोगों को धन्यवाद, आप लोगों ने आपको बुलाया, शो में आने के लिए। तो हमने अपना जो सर का डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है डिटेलिंग, और आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।